आज हम लोग जो ग्राफ स्टार्ट किया था हम लोगों ने सॉल्व करना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो ग्राफ्स आते हैं उसको समझना। उसका थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ पढ़ने वाले हैं, लाइन ग्राफ। हम लोगों ने पहले पाई ग्राफ पढ़ लिया था, पाई चार्ट। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने बार ग्राफ पढ़ लिया था। अब तीन टाइप के ग्राफ जो आते हैं उसमें एक पाई चार्ट, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ। ठीक है, तो इन दोनों को तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन के फॉर्म में पढ़ लिया था, इसका बेसिक क्या टाइप है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इन दोनों टॉपिक से हमें सिर्फ क्वेश्चन करने हैं और उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन एक ग्राफ बचा हुआ है, लाइन ग्राफ, जिसके बारे में हमें ये समझना भी इंपॉर्टेंट बचा हुआ है कि लाइन ग्राफ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टाइप का ग्राफ आता है लाइन ग्राफ में, क्या लाइन ग्राफ में कितने टाइप्स होते हैं। जैसे बार ग्राफ में हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, बहुत सारे टाइप्स, और हमने बात की थी कि कोशिश करेंगे जितना से मैक्सिमम टाइप ऑफ ग्राफ को क्वेश्चन इंक्लूड करें, ताकि ऐसा ना हो कि कल को अभी जैसे कि इसमें मल्टीपल ग्राफ आता है, मल्टीपल बार ग्राफ्स आते हैं। ठीक है, पाई चार्ट्स में दो तरह के पार्ट चार्ट्स आते हैं, एंगल वाले आते हैं और एक परसेंटेज वाले आते हैं। ठीक है, तो इस दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल वाले क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना है, परसेंटेज वाले, तो मल्टीपल बार ग्राफ्स जो क्वेश्चन आते हैं रेगुलर। बट यहाँ पे जो हम लोगों ने बार ग्राफ में पढ़ा था इस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ के बारे में हम लोगों ने कह रखा था कि ऐसा है कि बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर आए हुए, और इसके अलावा भी जितने टाइप्स ऑफ होते हैं उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखने में, ताकि जब एग्जाम में हम लोग जाएंगे तो अगर बाय द वे ऐसा कभी होता है, जैसा कि पहले पॉपुलेशन और सेक्स रेशियो का क्वेश्चन बार बार नहीं आता था, ठीक है, और 63rd और 64th दोनों में आ गया। ठीक है, इवन आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्स रेशियो नहीं, लेकिन पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा नहीं आते थे, लेकिन 63rd से आ रहे हैं, तो वैसा ही हो सकता है कि मल्टीपल बायोग्राफ तो हमेशा आ रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ नए टाइप्स के जो है बायोग्राफ का इंट्रोडक्शन हो जाए और उस टाइप के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड रहे, ये बात कर चुके थे। क्या इसी तरीके से जैसा कि बार ग्राफ में डिफरेंट टाइप्स हो रहे हैं, क्या लाइन ग्राफ में भी ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और लाइन ग्राफ होता क्या है ये उससे पहले समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाइन ग्राफ सिमिलर काइंड ऑफ बार ग्राफ है, सिमिलर काइंड ऑफ बार ग्राफ है। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ कह रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे वो क्या होता था कि बार ग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट बार्स होते थे, लाइन ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हो बार ग्राफ से तो होता ये है कि इसका जो मिड पॉइंट होता है वो लिया जाता है और इसे ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, तीन ग्राफ बार लिया मैंने, ठीक है, या फिर एक और बार ले लेते हैं। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट है, जो बेसिक्स अगर आप 9th-10th में पढ़ते हो, जब पहली बार आप ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हो तो उसमें बताया जाता है कि अगर आपको बार ग्राफ गिवन है और इससे लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपकी क्या कीजिए, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके आप ग्राफ बना दो। ठीक है, तो ये एक बेसिक्स है बिल्कुल। तो सिमिलर काइंड ऑफ है, इसमें भी एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्स जो अक्ष है इस पे सिर्फ ये होता है कि कौन सी ईयर, जैसे 2011 में हो, या फिर आपको एक दे दिया गया ट्रक है, बस है, ऑटो है, ठीक है, बाइक है, कुछ इस टाइप का काइंड का, या फिर ए बी सी डी समथिंग लाइक आपको कुछ भी दे दिया जा रहा है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि इसकी हाइट जो है इसकी वैल्यू बताती है। ये हाइट ही सब कुछ डिपेंड करता है, ये चेंज वेरिएबल नहीं है, ये बदलता नहीं है, ये चर नहीं है। मेन जो चर है आपका वो वाई एक्सिस पे है, वो वैल्यू हमेशा बदलती रहती है और इसी वैल्यू के आधार पे हम इस ग्राफ को पहचान पाते हैं। ठीक है, तो अब ये अगर मिड पॉइंट की बात होगी तो यहाँ पे तो एक पूरा बार था, ठीक है, यहाँ पे मिड पॉइंट की बात हो रही है तो ये भी तो
जो कि सेम लाइन है ये, ठीक है, तो वैल्यू तो यही होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पढ़ेंगे, जैसे 10, 15, 20, लाइक इस तरह का कुछ वैल्यू जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी, तो पॉइंट इस बार क्या गिवन होगा, पॉइंट्स गिवन होंगे। सच लाइक आप देखो यहाँ पे एक एग्जांपल के फॉर्म में, ये 63rd बीपीएससी का क्वेश्चन नंबर 12 का एक ग्राफ है जो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं 50, 70, 80, 85, 95, 100। ये जो पॉइंट्स गिवन हैं ये लाइन ग्राफ का एक एग्जांपल है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को अगर आप लाइन से ज्वाइन कर दो तो ये क्या होगा, ग्राफ जो फॉर्म होगा इसे हम क्या कहेंगे, लाइन ग्राफ कहेंगे। इसमें एक चीज क्या है कि आपको जो ग्राफ का पॉइंट होगा ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, और दूसरा पॉइंट तक ये अलग एक स्ट्रेट लाइन होगी, तीसरे में अलग अलग एक स्ट्रेट लाइन होगी, चौथे में अलग स्ट्रेट लाइन होगी। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि एक ग्राफ ऐसा है और ये पूरा चला गया। अब इसी में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आपको संभव है, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये स्ट्रेट लाइन गई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट, और ये सारे जो है एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि ग्राफ ऐसा भी मिले आपको, ठीक है। तो सिर्फ ये इसका मतलब है कि पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए और उस पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है वो अलग अलग एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ जनरली सिर्फ यही होता है, ठीक है, इसी टाइप का एक ग्राफ होता है। इसमें कोई वैसा वेरिएशन नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेस नहीं है, जैसा कि बार ग्राफ में सबसे अधिक होता है, ठीक है, सबसे अधिक बार ग्राफ में टाइप्स होते हैं। तो ये सिंपल ग्राफ है, एक टाइप ये ग्राफ है, आपको इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। ये इजी होता है ग्राफ, इसलिए इजी होता है क्योंकि इसकी वैल्यू क्लियर है, जो भी पॉइंट है उसकी वैल्यू आपको मालूम है, और क्योंकि उसी पॉइंट को ज्वाइन करके ये ग्राफ बनाया गया है तो पॉइंट क्लियर हो गई। तो इसलिए ये ग्राफ जो है, ग्राफ इजी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब बीपीएससी की हम बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम में, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है इस बात का, कि लाइन ग्राफ का जो ग्राफ होता है, जैसा कि आपको एक बात और मैंने मेंशन किया था कि एक ग्राफ ऐसा होता है जिसका डाटा प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है, एग्जैक्ट डाटा बता देना डिफिकल्ट, ऐसा एक ग्राफ मिल जाता है जनरली। ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि एक जैसे 4 ग्राफ है, जिसमें एक ग्राफ क्या होगा, उसके डाटा ही जो है प्रॉब्लम में रहेगी कि डाटा क्लियर नहीं रहेगा, कि डाटा क्या है, क्लियर नहीं है। तो ऐसा मैक्सिमम देखा गया है लाइन ग्राफ में। लाइन ग्राफ में जब भी आप क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहे हो तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि डाटा क्लियर है या नहीं है। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में जब हम लोग आगे भी बात करेंगे इसे चूज करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, जो कि हम लोग हर क्वेश्चन के लिए बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करना हमारे लिए कितना सही है, सही डिसीजन है, हम क्या इसको सेलेक्ट कैसे कर सकते थे एग्जाम हॉल में अंडर प्रेशर, हम कैसे इसको, टफ होगा तो छांट देंगे, इजी होगा तो सेलेक्ट, क्योंकि मार्क्स आपको इजी बनाओ या फिर टफ बनाओ आपको मार्क्स उतने ही मिलने वाले। डिफिकल्ट लेवल की क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दोगे मार्क्स 36 ही मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया और एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गई, किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम होगी, तो मार्क्स कटने के चांसेस हैं। इजी को सॉल्व किया, कैलकुलेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की जरूरत है। कॉन्सेप्ट अगर आपने इजी वाला चूज कर लिया, डाटा सही चूज कर लिया, तो आपको मार्क्स अधिक मिलने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए हम हमेशा कोशिश हम लोग करेंगे, जब घर पे सॉल्व कर रहे हैं तो सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन एग्जाम हॉल के लिए प्रिपेयर्डनेस अपनी देखते चलेंगे कि हम कितना प्रिपेयर्ड हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। तो लाइन ग्राफ बस सिंपल यही है, एक टाइप है और पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला ग्राफ है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले जो इसका कैटेगराइजेशन हम लोगों ने किया है वो ये है ईयर वाइज, जो एग्जाम हुए हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के, उस अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पाई ग्राफ में हम लोगों ने देखा था कि एक क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि 2 ग्राफ गिवन रहते हैं, या तो 2 पाई ग्राफ हो, या फिर एक पाई ग्राफ हो और पाई चार्ट हो, और दूसरा एक टेबल गिवन हो, या फिर एक पाई चार्ट हो, दूसरा बार ग्राफ गिवन हो, या फिर लाइन ग्राफ गिवन हो। इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। बार ग्राफ भी हम लोगों ने देखा था, जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 2 भी क्वेश्चन होते हैं। तो अगर इस कैलकुलेशन से भी चले तो एक पाई ग्राफ चार्ट और एक बार ग्राफ हो गए, तो 2 रिमेनिंग बनते हैं लाइन ग्राफ के, और यही है, ठीक है। आप 64th बीपीएससी देखो,
जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो एक लाइन ग्राफ का भी क्वेश्चन है, लेकिन साथ में एक बार ग्राफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बार ग्राफ का क्वेश्चन है और लाइन ग्राफ भी है, यानी दोनों का मिक्स्ड है। ये मिक्स्ड अब बहुत आ रहे हैं, मिक्स्ड जो है 64 से ट्रेंड मुझे लग रहा है कि आगे भी चलेगा ये मिक्स्ड का, क्योंकि आप 3 क्वेश्चन देखो वो मिक्स्ड ग्राफ है। ठीक है, तो मिक्स्ड के लिए प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है कि हमको लाइन ग्राफ हो, पाई ग्राफ हो और बार ग्राफ हो, तो कैसे सेलेक्ट करना है। पाई ग्राफ हो तो एक तो हमारे लिए डेफिनेटली रहता है कि पाई ग्राफ है तो इजी, ग्राफ इजी है, उसके आगे कॉन्सेप्ट की बात अलग है। कॉन्सेप्ट तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही बता सकते हैं कैसा आएगा। दूसरा उसमें जो है बार ग्राफ उसके साथ है या फिर लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ है तो उसकी डाटा कैसी है, और अगर बार ग्राफ है तो उसकी डाटा कितनी जो है रीडेबल है, इजीली हम डाटा को बता सकते हैं कि ये डाटा है। तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। मिक्स्ड ग्राफ जब भी आप बना रहे हो तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। क्वेश्चन नंबर 13 लाइन ग्राफ है, उसमें साथ में आपको दिया हुआ है बार ग्राफ। और ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है, अगर हम एक और बात इसमें कहें कि टॉपिक किस टॉपिक से, किस चैप्टर से रिलेटेड है, ये परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व भी किया इसे। क्वेश्चन नंबर 14 लाइन ग्राफ की क्वेश्चन थी, जो कि सबसे टफेस्ट थी होल पेपर में, इन द सेंस कि ये जो है पॉपुलेशन और सेक्स रेशियो की क्वेश्चन थी। ठीक है, हम लोग आप 63rd से अगर ट्रेंड, हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम 2 साल में ट्रेंड नहीं बता सकते हैं, लेकिन किस ओर मूव कर रहा है बीपीएससी, क्या लेवल आपको इंप्रूव करता जा रहा है, ये जरूर समझना चाहिए। ठीक है, तो 63rd में अगर हम देखेंगे तो 63rd में 3 क्वेश्चन आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन नंबर 14 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आपको अगर 64th में जाते हैं तो फिर अब आपको क्वेश्चन नंबर 14 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम पॉपुलेशन पे फोकस होती चली जा रही है। आगे का पता नहीं क्या होता है, लेकिन हम इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है लाइन ग्राफ की क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो था इसमें एक प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम क्या थी, ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ में पॉइंट्स दिए हुए थे, लाइनिंग दिया हुआ था। इसमें सबसे इजी बात इतना ही था कि ये लाइनिंग था, जिससे कि हम बता सकते थे इसके बीच में अगर एक स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू जो है, एक 24 है, एक 28 है, तो ये 26 होगी। लेकिन कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे थे, कई 24 और कोई 28 ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके बिटवीन में देखें तो ये 26 है, और बस इतना ही, एक ही डाटा का प्रॉब्लम था इसमें। अगर आपको ये लग रहा था कि डाटा सही है तो बाकी बात क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, बस इसका एक प्रॉब्लम था कि हमें फिगर आउट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। 63rd बीपीएससी की जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन आए हैं लाइन ग्राफ से, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15 में लिटिल बिट फिर ऐसे ही काइंड का एक प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, हम लोग इस पे भी देखेंगे कि क्या है, लेकिन फिर भी इजी है। वो ग्राफ इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो बार ग्राफ का किया था, वो डाटा प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट था बार ग्राफ में। तो लाइन ग्राफ में हमेशा हम कोशिश करेंगे पहली चीज देखने के लिए कि जो आपको ग्राफ दिया हुआ है उसका डाटा कितना क्लियर है। ठीक है, इस चीज का, क्योंकि हमेशा इसमें प्रॉब्लम देखा गया है। 60 to 62 में भी 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15। 56 to 59 में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15। 53rd to 55th में भी क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 12 बी जो है 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जनरली जो क्वेश्चन है वो 2 और 3 क्वेश्चन, 2 और 3 क्वेश्चन जो है इससे आ रहे हैं, इस टॉपिक से। यानी कि लाइन ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइन ग्राफ ढंग से पढ़ के जाते हो, बहुत अच्छा करते हो लाइन ग्राफ में, डाटा के लिए सही आती है क्वेश्चन, और तो सिर्फ और सिर्फ लाइन ग्राफ से ही आप 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ लाइन ग्राफ का। लेकिन ऐसा नहीं कि लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, इससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तीनों टाइप के ग्राफ को कि जो है आप लाइन ग्राफ दो, बार ग्राफ दो, पाई ग्राफ चार्ट दो, आप कोई भी दोगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बीपीएससी से हमारी ये बात होगी कि आप जिस टाइप का ग्राफ देना है दो। ठीक है, लेकिन हम सॉल्व करने के लिए प्रिपेयर्ड होंगे पहले से ही। तो ये एक हो गई। दूसरी जो इसके टॉपिक से हम बात करेंगे, किस तरह के टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 परसेंटेज प्रॉफिट लॉस की क्वेश्चन थी। क्वेश्चन नंबर 14 जो थी 64th बीपीएससी की, वो पॉपुलेशन और सेक्स रेशियो की थी।
क्वेश्चन नंबर 15 एक्सपोर्ट बेस्ड थी, प्रॉफिट लॉस वाली क्वेश्चन या फिर आपको परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन। 63rd बीपीएससी में क्वेश्चन नंबर 12 पॉपुलेशन बेस्ड पे है, ठीक है, जो आज हम लोग इसको सॉल्व भी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 परसेंटेज और रेशियो पे बेस्ड है, यानी मिक्स टाइप है। ये बताना कि एग्जैक्ट, जैसा कि पाई चार्ट में हम लोगों ने देखा था कि परसेंटेज रेशियो से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ऐसा जो है बार ग्राफ में या फिर लाइन ग्राफ में नहीं दिख रहा है। ये दोनों जो है मतलब अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ऐसा है कि ये इसमें डिफरेंट पॉसिबल है डिफरेंट चैप्टर को इंक्लूड कर लेना, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे सारे चैप्टर से कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करने की और उस टाइप के कॉन्सेप्ट पे और भी कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो इस तरह से देखें 60 to 62 में क्वेश्चन नंबर 12 परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशियो की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो परसेंटेज से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 56 to 59 में क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है परसेंटेज और एवरेज से रिलेटेड, लेकिन ये प्रोडक्शन और यील्ड वाली क्वेश्चन थी जो कि सिर्फ 56 में टू 59 में आई थी, उसके बाद से नहीं देखा गया, लेकिन पॉसिबल है आगे भी आए। और क्वेश्चन नंबर जो है 56 to 59 में 14 है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 14 है, ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें आए हैं और मे बी तो हो सकता है ये जो है 12 और 14 हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये चेक कर लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है, या फिर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग करेंगे, लेकिन ये भी जो है इजी क्वेश्चन थी, ठीक है, दोनों इजी क्वेश्चन आए थे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मिक्स्ड जो है ये क्या है, मिक्स्ड टॉपिक है। ये टॉपिक हमेशा इस पे बहुत सारे पॉसिबल है, इसमें जो है परसेंटेज के भी टॉपिक पॉसिबल है, इसमें जो एवरेज के भी पॉसिबल है, प्रॉफिट लॉस के भी पॉसिबल है, इसमें बहुत सारे टाइप के पॉसिबल है। तो कई सारे चीजों को देखने के बाद हम लोग को एक इंपॉर्टेंस इसकी है कि 50% क्वेश्चन, अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एटलीस्ट, तो 4 में 50% क्वेश्चन जो है लाइन ग्राफ्स है, यानी इंपॉर्टेंस हमें देनी है, ठीक है, इस पे। तो अगर इसमें एक इंपॉर्टेंस ये देनी है कि लाइन ग्राफ को हमें अधिक सॉल्व करना है, तो दूसरा इसमें हमेशा एक दूसरा इंपॉर्टेंस हमें ये देखेंगे डाटा का कितना क्लियर है, और अगर डाटा में प्रॉब्लम होती है तो हम किस तरह से उसे अटेम्प्ट करेंगे, हम क्या कॉमन सेंस अपना इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मिक्स टॉपिक से रिलेटेड बातें होंगी तो हम लोग क्या देखेंगे कि डिफरेंट जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ कॉन्सेप्ट है या फिर परसेंटेज का कुछ कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए एक सीट बना के रखेंगे, परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। अब डिफरेंट इंडिपेंडेंटली अगर आप परसेंटेज को पढ़ते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि मतलब आप सारे कॉन्सेप्ट को एक बार इकट्ठा कर लो या और उसके बाद पढ़ो, क्योंकि उसके बाद होगा कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे परसेंटेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ परसेंटेज नहीं, हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स फोकस है। तो हम क्या करेंगे वैसे टॉपिक पे, जैसे आज भी हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन नंबर 12 में जो भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उस कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये हमारा हम हर एक क्वेश्चन के लिए होगा, जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हम लोगों का ट्रेंड यही होगा कि हम पहले उसके कॉन्सेप्ट पे, तो हम इसके कॉन्सेप्ट की शीट्स बनाते चलेंगे साथ में, ठीक है, क्योंकि इस पे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड में कई सारे क्वेश्चन और भी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ताकि जो है और तो आपको एक काम करना है जो कि मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। एक मेरी जो है मेल आईडी है, priyamclasses@gmail.com, ठीक है। इस मेल पे अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर हैं या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन है जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपने सॉल्व किया कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आप ऐसे क्वेश्चन को इस मेल पे आप सेंड कर सकते हो। आइदर आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे प्रियम क्लासेस ग्रुप आप सर्च करना, इस पे आप मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है। ये एक चैट वाली ग्रुप है जहां पे आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। और अगर आपको जो है कोई क्वेश्चन, जैसा कि मैंने
बताया कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के, तो आप उसकी फोटो क्लिक करके या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में मुझे आप भेज सकते हो यहाँ पर। और कुछ भी होगी तो मैं अपडेट करता रहता हूँ यहाँ पे, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, डाउट हुई, छोटी मोटी हुई, तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व भी कर सकता हूँ, खास करके टेलीग्राम वाले पे। अगर नहीं तो आप मेल भी मुझे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कम्युनिकेशन का तरीका हुआ जहां से कुछ मुझे आपसे और आपका जो कुछ प्रॉब्लम हो इसको सॉल्व करने का। दूसरी मैं बात ये करना चाहूंगा कि आप लोग बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आते हैं, देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि एक मोटिवेशन मिलता रहे, हमें ये पता चले कितने स्टूडेंट हमसे रेगुलरली कनेक्ट में रह रहे हैं और हम लोग जो है कितना एक अपना टीम बना पा रहे हैं, ठीक है। एक टीम की तरह हमें वर्क करना है ताकि हम लोग बीपीएससी के एग्जाम में अच्छे से स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स आउट एटलीस्ट जो है, हमारी टारगेट होती है कि 60 to 70, टारगेट तो हमारी 70 है, आउट ऑफ 72 हम लोग गेन कर सकें। तो इसके लिए एक टीम वर्क की जरूरत होगी। हम लोग मैं रेगुलर वर्क करता रहूंगा आपके लिए, आप भी रेगुलर वर्क करते रहोगे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती रहेगी बीच में, तो उसके लिए कनेक्ट होना जरूरी है। तो आप सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक भी करें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप शेयर करें। आप जितना शेयर करोगे तो उतने ही स्टूडेंट और भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो टीम उतनी बड़ी होगी, उतनी अच्छी टीम होगी, तो हम लोग और अच्छा वर्क करेंगे, ठीक है। तो बस ज्यादा कुछ नहीं, हमारी मोटिवेशन के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप मुझे प्रमोट करोगे ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे, हम आप के लिए वर्क करते रहेंगे ताकि आप बहुत अच्छा कर सको एग्जाम में। तो ये एक बेसिक सी बातें थी। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है 63rd बीपीएससी की, आज हम लोग उससे सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अगर मुझसे कनेक्टेड रहते हो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि इस बेस्ड पे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो है, और कोशिश होगी या तो इस बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन को क्रिएट किए जाए या फिर कहीं और किसी बुक से लिए जाए, और बीपीएससी के लेवल के क्वेश्चन को हम लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व करें कि डेली कम से कम अप टू जब तक आपकी मेंस की एग्जाम हो तब तक आप रेगुलरली 1 से 2 क्वेश्चन रेगुलर सॉल्व करते रहें, ताकि आपको बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही, इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बना के बताया था क्या इसकी वैल्यू है स्टैटिस्टिक्स की आपके पूरे एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, पहले सेलेक्ट करना था या फिर नहीं करना इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट इंप्रेशन अगर हम देखें तो जो ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ का डाटा जो है मुझे क्लियर दिख रहा था। कैसे? क्योंकि आप पॉइंट देखो तो पॉइंट जो है 50 पे 70 पे एक डार्क पॉइंट ढंग से बनाया गया था, और जो क्लियर हो रहा था कि बिटवीन में भी है, तो ये 80 और 90 के बिटवीन में है, 90 to 100 के बिटवीन में, यानी कि डाटा में प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम थे। क्योंकि हमेशा ये प्रॉब्लम होता है, एक क्वेश्चन हम कई बार ऐसा होता है कि सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि डाटा प्रिडिक्ट करना या फिर डाटा पे इतना टाइम देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता एग्जाम में, और भी कई सारे क्वेश्चन करने, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के 2 क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो उन सारे क्वेश्चन के लिए भी टाइम हमें बचा के रखना है, ऐसा नहीं हुआ सारा टाइम इसी में कंज्यूम हो जाए। तो इसके लिए हमें डाटा पे इतना हमेशा ध्यान देना चाहिए 1 से 2 मिनट का, कि डाटा सही है या नहीं है। अगर आपको क्या है आगे पीछे बाद में देख लेंगे, पहले डाटा देखते हैं कैसा है। तो डाटा देखते हैं तो पहली नजर में मुझे ये दिखता है कि डाटा जो है क्लियर है, डाटा में प्रॉब्लम नहीं है। अब डाटा किस चीज का, ये हम लोग बाद में देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, सिर्फ डाटा से काम नहीं चलेगा, डाटा के साथ हमें यह भी देखना है कि क्वेश्चन जो दिया गया है किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और ये क्या कॉन्सेप्ट जो दिया है, चाहे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, रेशियो का है, प्रॉफिट एंड लॉस का है, किस से पॉपुलेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है, कौन सा टर्म पे हमें फोकस करना है। तो ये पार्ट देखें तो 30% ऑफ टोटल कार्स, हम डायरेक्टली जहां मुझे परसेंटेज ऐसा कुछ टर्म दिख रहा है वहां पे जा रहे हैं। 30% ऑफ टोटल कार पर कैपिटा, एक व्हाट इज द पर कैपिटा, व्हाट यानी हमें जब फाइंड करना है व्हाट इज पर कैपिटा, तो चलिए एक, लेकिन परसेंटेज रिलेटेड कहीं कुछ हमें दिख रहा है। अगला जो क्वेश्चन है पार्ट बी, उसमें एवरेज परसेंटेज इंक्रीज, पहले लाइन में क्या है, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एवरेज से भी कुछ रिलेट करके पूछ रहा है, यानी कि हमारे लिए इजी होगा, एवरेज परसेंटेज से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा इजी होगा। सी पार्ट में है विच इज द रेशियो ऑफ मेल टू द फीमेल दैट ऑफ फीमेल, यानी कि रेशियो की बात होगी। रेशियो के लिए हमने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे बात कर चुके हैं पहले ही, तो इजी होगा, ठीक है। डी नंबर 60% ऑफ कार आर यूज्ड बाय मेल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी फिर से परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंटेज,
जो हमें फाइंड करना है व्हाट के साथ लग रहा है, कोई विच के साथ लग रहा है, ऐसे टर्म टर्म फोकस करें तो व्हाट इज द परसेंटेज, तो यहां से भी लग रहा है कि परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। ई नंबर में देखिए रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ कार, यानी रेशियो की बात हो रही है, फिर दो टू और एंड वाली कॉन्सेप्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। टू एंड एंड वाली कॉन्सेप्ट रेशियो में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। एफ पार्ट देखें तो विथ व्हाट परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज की बात हो रही है, ओवरऑल परसेंटेज एवरेज रेशियो, तीन टर्म हमारे लिए मिले हैं और एक पहला ही पार्ट में पर कैपिटा का टर्म मिलेगा था, जिसपे कि हम लोग अभी तक बात नहीं किए हुए थे, ठीक है। पर कैपिटा, ठीक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास आ गया है पर कैपिटा। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पर कैपिटा, ऐसे मुझे लगता है पर कैपिटा जब आप जीएस पढ़ते हो तो इतना तो पर कैपिटा जीडीपी वगैरह से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे ध्यान रहता है, ठीक है। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट, बाकी बात सारे जनरल कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। एक एवरेज का कॉन्सेप्ट शायद हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है या नहीं किया है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ जो कॉन्सेप्ट हम लोग नए पढ़ने जा रहे हैं उसे देखते चलेंगे, बाकी बात सारे पुराने, जैसे परसेंटेज और रेशियो के क्वेश्चन आने के बाद मुझे लगता है कि हम लोग जो है सारे कॉन्सेप्ट जो है परसेंटेज से रिलेटेड अभी तक डील कर चुके, सारे तो नहीं कहेंगे लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम लोग डील करते जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं उससे अधिक बहुत सारे कॉन्सेप्ट परसेंटेज से रिलेटेड आते हैं। तो एक पर कैपिटा का आज कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आते तो इस क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कर सकते थे। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जो है जो कि इसमें न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि पर कैपिटा का है। पर कैपिटा का क्या है कि आप लोग जो या फिर हम लोग कहें तो एक कॉन्सेप्ट जीएस में पढ़ते हैं, वो होता है जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी, या फिर पर कैपिटा इनकम, इस टाइप के कॉन्सेप्ट से हम लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। पहले ही जीएस में हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके होते हैं। तो मान लीजिए कि आपका जो है एक फैमिली है, इस फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। 5 मेंबर्स है, पांचों के पांचों जो मेंबर्स हैं वो सारे अर्निंग मेंबर्स हैं, सारे लोग कमाते हैं। और अगर 5 मेंबर्स में हम बात करें तो ए की इनकम जो है 500 है, बी की इनकम 700 है, सी की इनकम जो है 500 है, इसकी भी, डी की इनकम 200 है, ई की इनकम 100 है, ठीक। ये सारे लोगों की इनकम है। तो पर कैपिटा इनकम क्या है, यानी कि पर कैपिटा इनकम कैसे पता चलेगा कि पहले हमें टोटल इनकम पता होना चाहिए कि जैसे 5 मेंबर हैं तो पांचों मेंबर सारे मिलकर के कितना अर्न करते हैं। एक एवरेज लाइक कॉन्सेप्ट है ये, बस एवरेज लाइक कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप एवरेज से रिलेटेड अभी तक नहीं है तो एवरेज का ऐसे भी आज क्वेश्चन है, तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा एवरेज के ऊपर भी। एवरेज क्या होता है कि इसी क्वेश्चन में समझते हैं कि 5 मेंबर हैं, पांचों मेंबर की इनकम हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट, तो एवरेज इनकम क्या है इस फैमिली की, एवरेज 5 लोगों की एवरेज इनकम क्या है। एवरेज क्या होता है कि जितने टर्म का एवरेज मुझे फाइंड करना होता है, जैसे 5 टर्म है, ठीक है, पांचों का एवरेज फाइंड करना है, तो सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो जितने टर्म्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, 10 हो 5 हो जितने भी हो, सबका क्या करना है, हमें सम करना है, ऐड करना है, सबका योग करना है, फाइंड करना है, ठीक है। और जितने भी नंबर है उससे डिवाइड करना है। तो अगर हम यहाँ पे सबको ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, 5 5 10 और ये 10 20, 2000। अगर 2000 रुपए हैं सारे लोगों का आय इनकम, ठीक है, और कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 5 टर्म को हमने ऐड किया तो 5 से डिवाइड किया तो ये कितने मिल जाएंगे, 400 400। ये जो 400 रुपए इनकम है ये एवरेज इनकम है, ये क्या है, एवरेज इनकम है। वही हम पर कैपिटा इनकम कहेंगे। तो यहां पे तो 5 क्या था कि एवरेज हम किसी भी टर्म का निकाल सकते हैं,
लेकिन पर कैपिटा की जब हम बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल पर्सन की बात करता है, 1 पर्सन, ठीक है। ये जो है 1 पर्सन की बात करता है। जब भी कैपिटा का मीनिंग आ गया यहाँ पे कि 1 पर्सन का इनकम क्या है या फिर 1 पर्सन का जीडीपी क्या है, इस टाइप के। तो 1 पर्सन के लिए अगर हम बात करें तो 1 पर्सन के लिए 5 लोग मिलकर के 2000 कमा रहे हैं, तो 1 पर्सन का ऊपर कितना इनकम है, 400, लाइक एवरेज। 5 लोग मिलकर के 2000 कमा रहे हैं, तो एक कितना कमा रहा है, सब बराबर अगर कमा रहा है तो कितना हो जाएगा, 400, ठीक है, एवरेज के। तो ये एवरेज भी होगा और ये पर कैपिटा इनकम भी होगा। एवरेज इनकम भी फैमिली की जो है कितनी है, 400, और पर कैपिटा जो है इनकम जो है क्या है, ये 400। इसी तरह जीडीपी होती है कि जीडीपी जो है कंट्री की कितनी है या फिर इनकम कितनी है, ठीक है, उस पे बेस्ड जो है आपका पर कैपिटा इनकम निकलता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको पर कैपिटा वाले दिखेंगे। दूसरी बात करें जो क्वेश्चन में है डायरेक्टली कि नंबर ऑफ कार्स है, ठीक है। मान लीजिए कि जो टोटल जो है कार जो है, कार्स जो है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्स कितने हैं। अगर आपके शहर में जो है हम बात कर रहे हैं कि 22,500 कार्स हैं, ठीक है, इतने कार्स हैं। अगर इतने नंबर ऑफ कार्स हैं और टोटल पॉपुलेशन जो है टोटल पॉपुलेशन जो है वहां की 60,000 है, कितनी है, 60,000। तो पर कैपिटा नंबर ऑफ कार यूजेज कितना है, पर कैपिटा नंबर ऑफ कार यूजेज कितना है। टोटल कार इतने हैं, इतने लोग हैं, तो 60,000 लोगों में जो है 22,500 कार है, ठीक है। तो एक लोग भी कितना कार होगा, कम होगा या अधिक होगा। हम लोग जो है पिछले वीडियो में जब हम बात कर रहे थे, पिछले वीडियो, दैट मीन्स कि बार ग्राफ का जो क्वेश्चन था 63rd बीपीएससी का जो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जब यूनिटरी मेथड एक नियम से हम बात कर रहे थे, जो एक नियम में हम लोग क्या बात किए थे कि जब कम हो जाए, वैल्यू कम हो जाए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 60,000 लोगों में 22,500 कार का इस्तेमाल हो रहा है, तो एक में कितना होगा, कम कार का इस्तेमाल होगा, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 60,000। ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी लगभग जो है 0.375, ठीक है। तो इतना कार जो है एक व्यक्ति पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो एक व्यक्ति पे इतना कार इस्तेमाल हो रहा है, यही पर कैपिटा यूज्ड कार है, ठीक है। पर कैपिटा अगर ये इनकम होता, सबके जो नंबर ऑफ कार नहीं होकर के क्या होता, इनकम होता शहर का पूरा, और उस शहर में पॉपुलेशन जो है 60,000 है, तो पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, पर कैपिटा इनकम जो है 0.375 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप पर कैपिटा फाइंड कर सकते हो, लाइक एवरेज कॉन्सेप्ट है, ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट पे बात कर ली, एक पर कैपिटा पे बात कर ली और दूसरे हम लोग ने एवरेज पे भी बात कर लिया, ठीक है। अब बचा है 2 और कॉन्सेप्ट, परसेंटेज और रेशियो का कॉन्सेप्ट। तो परसेंटेज और रेशियो का कॉन्सेप्ट सिमिलर वही है जो कि हम लोग पहले भी बात करते आए हैं, तो बस एक बार रिवाइज करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप पिछले वीडियो के भी जो कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़े हुए हैं वहां से कलेक्ट करके रखें और एक बार रिवाइज करें अगर आपने नोट करके रखा है, ठीक है। तो हम लोग बस एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं और थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पहली बार हमारे चैनल पे आए और उन्होंने यही वीडियो देखा, तो उनसे होगी कि परसेंटेज वाली कॉन्सेप्ट कौन से वीडियो में बात हुई है। तो परसेंटेज वाले वीडियो कॉन्सेप्ट की बात जो है हम लोगों ने कई सारे वीडियो में की है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पाई ग्राफ का एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हुए हैं, ठीक है। पाई चार्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने, उसमें भी हम लोगों ने क्या किया है, परसेंटेज की बात किए हुए हैं। बार ग्राफ का एक क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक सॉल्व कर लिया है, इसमें भी हम लोगों ने क्या किया है, परसेंटेज और रेशियो की बात की, दोनों में हम लोगों ने बात किया। तो 2 क्वेश्चन है, ठीक है, एक दोनों 63rd बीपीएससी की क्वेश्चन है, इन दोनों में हम लोगों ने बात कर चुके हैं पहले ही परसेंटेज और रेशियो का। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 2 पर्सन है, एक राम है और एक लक्ष्मण है,
ठीक है, 2 पर्सन है, ठीक है। अब दोनों में क्या है कि एक की इनकम जो है 100 रुपीज है और दूसरे की इनकम जो है 150 है। तो लक्ष्मण का इनकम राम के इनकम का कितना परसेंट है? एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि लक्ष्मण का इनकम राम का इनकम का कितना परसेंट है। क्वेश्चन ये डायरेक्टली होता है कि लक्ष्मण की आय राम के आय की कितनी प्रतिशत है? द इनकम ऑफ लक्ष्मण इज व्हाट परसेंट ऑफ इनकम ऑफ राम। तो क्वेश्चन जो है उससे अगर आप पढ़ते हैं ढंग से तो डायरेक्ट उसे ही लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हम किस क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं? लक्ष्मण की आय, तो लक्ष्मण इनकम राम की आय की कितनी प्रतिशत है? तो राम के इनकम की हम बात कर रहे हैं कि कितनी प्रतिशत। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि व्हाट परसेंट, तो हम उसको क्या मान लेते हैं कि माना कि एक्स परसेंट, माना कि एक्स परसेंट। अब क्वेश्चन को ही पढ़िए, लक्ष्मण की आय राम की आय की कितनी प्रतिशत? की मतलब ऑफ, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ, या की का मतलब जब भी हम लोग बॉडमास पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था? मल्टीप्लीकेशन होता था, गुना का सिंबल होता था बॉडमास वाला, अगर बचपन में याद हो तो हम लोग बहुत इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। का एक्स प्रतिशत, तो हमने का एक्स प्रतिशत मान लिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 150 इंटू 100 इंटू एक्स बटे 100, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 150%। एक ये हो गया। दूसरा हो सकता है कि राम की आय लक्ष्मण की आय का कितना प्रतिशत हो। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो इसका एक्स परसेंट हम लोग मान लेंगे फिर, तो ये हो जाएगा 150 गुना एक्स बटा 100 बराबर 100। अब ये कॉन्सेप्ट को देखते चलना। अगर ये क्वेश्चन होता है कि राम की आय लक्ष्मण की आय की कितनी प्रतिशत है, तो ये हम आगे लिख लिए राम की आय, ठीक है। लक्ष्मण की आय की कितनी प्रतिशत? लक्ष्मण इनकम इंटू एक्स परसेंट, तो इंटू हमने क्या किया? एक्स परसेंट कर लिया इस पे, और ये 100 है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 150 इंटू एक्स बटे 100 बराबर 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 बटे 3, यानी 66.2/3%, यानी 66.66%। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हुआ। लेकिन इससे ज्यादा जो क्वेश्चन इस्तेमाल होता है परसेंटेज का, वो ये होता है कि अगर राम की इनकम जो है, राम की इनकम फरवरी में जो है 100 रुपीज है और मार्च में ये इनकम जो है बढ़ करके अगर हो जाती है 150, कितनी हो जाती है? 150। तो चूंकि ये क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है, बढ़ी है, इनकम में वृद्धि हुई है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो हम पहले क्या करेंगे? वृद्धि निकालेंगे। वृद्धि क्या हो गया? इंक्रीज। इंक्रीज कितना होगा? 150 में हमने 100 को माइनस किया, तो ये कितना हो गया? 50 रुपए की वृद्धि हुई है आय में। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा कि इंक्रीज गुना 100 बट कितने से इंक्रीज होकर के आई है? 100 से बढ़कर के कितना हो गया? 150। तो जिससे बढ़ा है, जो बेस है आपका, वो नीचे होगा, वो नीचे होगा। तो 2 से डिवाइड करें तो ये क्या होगा? 50 टाइम में, यानी कि 50% की वृद्धि हुई है इसके आय में, ठीक है। 50% की वृद्धि हुई है। अगर ये 150 से घट करके 100 हो जाता, 150 से घट करके 100 हो गया, तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं होकर के क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा? परसेंटेज डिक्रीज क्या होगा? 50 का बढ़ा है गुना 100 बट कितना से घटा है? 150 से घट करके 100 हुआ है। तो बेस कितना है हमारा? 150। ये घटेगा तो 3 बार में कैंसिल, यानी कि 33.1/3% की कमी हुई है, यानी 33.33% की कमी हुई है, डिक्रीज हुई है इनकम में, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जिससे घटी है, जो बेस है, उससे हम डिवाइड करते हैं। मेन कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम लोगों को यहीं पे होती है, हम डिवाइड किससे करेंगे।
तो हमेशा हम कोशिश करते हैं इंक्रीज हुए तो किससे इंक्रीज हुए और डिक्रीज हुए तो किससे डिक्रीज हुए, ठीक है। तो डिक्रीज हुए तो यहां से डिक्रीज होकर के 100 पे आई है तो हम 150 से डिवाइड करेंगे। अगर 100 से बढ़ करके 150 हुई है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। हम हमेशा देखेंगे पहला कौन था, पहला 100 था या पहला 150 था, तो जो पहले था उससे जो भी आगे हुआ नेक्स्ट उससे पहले वाले से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का था। रेशियो का कॉन्सेप्ट पे हम लोग कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इससे डिटेलिंग कॉन्सेप्ट के लिए आपको और भी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात करके रखा है इन सारे टॉपिक पे, और आगे भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं करेंगे, आगे भी इन चीजों को रिवीजन करते चलेंगे। आज कुछ चीजें सीखे परसेंटेज से रिलेटेड, कल अगर हम रिवाइज करेंगे तो कोई और तरीके से रिवाइज करें, कुछ और नई चीजें सीखें। तो ये हम लोगों का कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अगर हम अब रेशियो से बात करें, रेशियो से रिलेटेड, तो रेशियो से रिलेटेड दो वर्ड पे ध्यान देना है, एंड टू। एंड टू दो है, ठीक है। एंड टू, इस दोनों वर्ड पे क्यों फोकस करना है कि अगर आपको कहता है राम एंड लक्ष्मण, राम एंड लक्ष्मण, ठीक है, तो इसका जब हमको रेशियो फाइंड करना होगा तो रेशियो में क्या होगा, राम डिवाइडेड बाय लक्ष्मण। एंड पे पहले जो है वो न्यूमरेटर में आएगा, अंश में आएगा, और जो बाद में है वो हर में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो राम बटा लक्ष्मण, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी, अगर 2/3 आ रहा है तो हम इसे 2:3 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अगर ये 2 होता है, एंड नहीं होकर के क्या होगा, 2 होगा, तो भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा कि बाद में जो राम पहले है तो राम ऊपर और लक्ष्मण बाद में है तो लक्ष्मण नीचे होगा, ठीक है। तो ये वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा कि जब भी रेशियो की बात करें तो एंड के पहले या फिर 2 के पहले क्या है और 2 के बाद या फिर एंड के बाद कौन सा टर्म है, ठीक है। तो इससे जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिसाइड करना आसान होता है। दूसरी बात जो हम लोग ध्यान देंगे वो ये है कि जब भी हमको रेशियो को कंपेयर करना हो, कि दो रेशियो को कंपेयर करना है, कौन सा हाइयर है कौन सा लोअर है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये 2:3 है, ठीक है, 2/3 है, तो हम क्या करेंगे, इसे जो है सीधा 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.66, ठीक है, अनुपात 1 हो जाएगा, ये अनुपात 1, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करके, क्यों ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, इसका कारण बेसिक क्या है कि जैसे 2/3 है, ठीक है, 2/3 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 2/3 का मतलब क्या है, 2/3, ठीक है। अब क्या है कि 2/1/3/1 भी हम इसको लिख सकते हैं। हम इसको आगे भी क्या लिख सकते हैं, 2/1 गुना 1/3, और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 गुना 1/1, और फिर इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2/3/1। हम ये ऐसा लिख सकते हैं ना। आप देखो कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या किया, 2 को 3 से भाग करना है, 2 को 3 से भाग करना है, तो 2/1/3/1 हम लिख सकते हैं इसे। भागा को गुना में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि ये पलट देते हैं इसे, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है इसका, तो 1/3, तो 2/3 गुना 1/1 हो जाएगा ये। तो ये जो 2/3 है 1 नंबर हो गया, और 1/1 1 नंबर हो गया। फिर गुना को हमने क्या किया, भागा में बदल दिया, तो भागा में ये पलटेगा, 1/1 को किसी भी तरह से लिखें तो ये 1/1 ही रहेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, भागा के ही टर्म में तो होता है ये, तो 2/3 अनुपात 1, ठीक है, 2/3 अनुपात 1। अब 2/3 को वैल्यू में अगर हम देखें तो 0.66 अनुपात 1। बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से आता है, ठीक है। हम लोग हमेशा ये कॉन्सेप्ट की बात हम कभी नहीं कर रहे थे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दीजिएगा कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो सिंपल, अगर आपको ध्यान रखना है कि रेशियो को कंपेयर करना है तो डिवाइड करके 1 में कर दो, और ये आया कॉन्सेप्ट कहां से, ये बेसिक इसका ये है, ठीक है। इस पे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड ऐसा नहीं हुआ कभी प्रॉब्लम में क्रिएट करेगा। रेशियो बहुत ही आसान चैप्टर से, मतलब आसान कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है रेशियो का एग्जाम में, जो भी बीपीएससी के स्टैटिस्टिक्स है, तो सिंपल चीजें पूछी जाती है, कंपेयर करना, रेशियो को एक्स मानना, या फिर रेशियो क्या है, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। रेशियो को एक्स मानने वाला कॉन्सेप्ट हम लोग आगे कभी और बात करेंगे, ठीक है। आज वैसा कुछ कॉन्सेप्ट आ नहीं रहा है, जब आएगा तो ऐसे कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग बात करेंगे, या फिर इसी क्वेश्चन में
आगे आ गया तो हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता। क्वेश्चन में कुछ नहीं इसलिए रह जाता क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट थे वो तो कुछ हम लोग सीख चुके हैं। मेन है क्वेश्चन सॉल्व करना, जो कि इजी पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, ये 63rd बीपीएससी की है। ग्राफ यही है आपकी, ठीक है। ग्राफ में क्या है, ये जो सर्कुलर वाली है, सर्कल वाली है, ये मेल पॉपुलेशन की बात करता है। ये जो रेक्टेंगुलर है या फिर स्क्वायर वाला सिंबल है, ये नंबर ऑफ कार्स की बात करता है। और जो ट्रायंगुलर वाला है वो फीमेल पॉपुलेशन की बात करता है, ठीक है। तो फीमेल पॉपुलेशन 2011 में क्या है, 12 में क्या है, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में क्या है। नंबर ऑफ कार जो यूज हुआ है वो 2011 में कितनी कारों का इस्तेमाल होता था, 12 में कितना कारों का इस्तेमाल होता था, 13 में कितने कारों का इस्तेमाल होता था, 14, 15, 16 में कितने कारों का इस्तेमाल होता था। इसी तरह 2011 में कितना मेल पॉपुलेशन था, 12 में कितना मेल पॉपुलेशन है, 13 में कितना, इसी तरह डिफरेंट ईयर में आपको गिवन है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। मेनली जो क्वेश्चन है पार्ट ए वो क्या है, ठीक है, वो हम लोगों को पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा कि जितना हम लोग अब पढ़ेंगे और पढ़ करके कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट होगा कि हम लोग पढ़ के उसे क्लियर कर पाए, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है ए पार्ट में। इन 2014 इफ द फीमेल यूज 30% ऑफ टोटल कार 2014 में कितना इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। 2014 में टोटल 75 करोड़ कार का इस्तेमाल हुआ है, सॉरी 75,000 है, ये 1000 में नंबर है, करोड़ में नहीं है। 75,000 नंबर का 75,000 कारों का इस्तेमाल हुआ है 2014 में। इसमें जो है 30% कारों का इस्तेमाल फीमेल करती है। देन व्हाट इज द पर कैपिटा यूज ऑफ कार्स बाय फीमेल। तो फीमेल के पर कैपिटा यानी कि अगर 100 महिलाएं मिलकर के 50 कार का इस्तेमाल कर रही है तो एक महिला पे कितने कार का इस्तेमाल हो रहा है, आधी कार का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सिंपल सा है कि 2 महिला मिलकर 1 कार का इस्तेमाल कर रही है तो एक महिला कितनी कार का इस्तेमाल कर रही है, आधी कार का इस्तेमाल कर रही है। तुमको पर कैपिटा नंबर यूज ऑफ कार पता करना है। हिंदी में क्या है ये, 2014 में यदि कुल कारों का 30% प्रयोग महिलाओं ने किया तो कुल कार कितने 75,000, उसमें 30% कारों का प्रयोग कौन कर रही है, महिलाएं कर रही है। तो प्रति महिला कितनी कारों का प्रयोग 2014 में हुआ। तो प्रति महिला यानी एक महिला पे पर कैपिटा जो है, इस पे एक महिला पे कितनी कार का इस्तेमाल हुआ। तो पहले में क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। 2014 में महिलाओं की संख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है। दूसरी कि कितनी कार का इस्तेमाल महिलाओं ने किया, और ये जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि टोटल कितनी कार का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि महिला जो कारों का नंबर ऑफ कारों का इस्तेमाल कर रही है वो कुल कारों का 30% है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्स यूज्ड इन 2014। तो 2014 में कुल कारों की संख्या कितनी है 75,000 है, 75,000, ठीक है। वैल्यू क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। टोटल फीमेल पॉपुलेशन टोटल नहीं भी लिखें तो काम होगा हमारा, ठीक है। ये कितना है, 2014 में महिलाओं की संख्या कितनी है, ये ट्रायंगुलर वाला 60,000 यानी 60,000। हमें महिलाओं की संख्या पता है, पॉपुलेशन पता है, और कुल कारों की संख्या भी पता है। और क्या किया जा रहा है क्वेश्चन में कि महिला जो है वो कुल जो कार का इस्तेमाल हो रहा है उसका 30% इस्तेमाल महिला कर रही है। तो टोटल कार यूज्ड बाय फीमेल, कार्स यूज्ड बाय फीमेल, महिलाओं के द्वारा कारों का इस्तेमाल कितना उपयोग कर रही है। तो क्या होगा 75,000 का 30%, $22,500 कार्स का इस्तेमाल महिलाएं कर रही है। टोटल कुल कितने कारों का इस्तेमाल कर रही है महिलाएं, वो 22,500 कारों का इस्तेमाल कर रही है। पूछा क्या जा रहा है कि प्रति महिला पर कैपिटा जो
कार का इस्तेमाल है फीमेल के द्वारा कितना है, तो 60,000 महिलाएं मिलकर के कितना इस्तेमाल कर रही है, 22,500। तो पर कैपिटा, ठीक है, प्रति महिलाएं कार्स यूज्ड बाय फीमेल्स। ये बिल्कुल रेशियो वाली क्वेश्चन के टाइप का क्वेश्चन हो गया कि प्रति महिला पता करना है, तो टोटल कितना इस्तेमाल हो रहा है, 22,500, और पॉपुलेशन कितना है टोटल महिलाओं का, वो है 60,000। तो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी होगी, 0.375 कार्स। तो पर कैपिटा कारों का इस्तेमाल कितना है, 0.375, ठीक है। तो इतनी कारों का इस्तेमाल प्रति महिला हो रही है 2014 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये था जिसको हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, जो हम लोगों ने पहले बहुत ही टाइम दे करके कोशिश की थी कि सीखने की, तो क्वेश्चन देखोगे आप बहुत ही इजीली सॉल्व हो रहा है, आगे कुछ भी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो, ठीक है। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में है व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, इन द नंबर ऑफ कार ओवर द पीरियड ऑफ 2011 टू 16, 2011 से 16 के बीच में औसतन प्रतिशत वृद्धि जो है कारों में कितनी हुई है, ठीक है। तो अवधि 2011 से 16 के लिए कारों की संख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या पता करना है कि औसत प्रतिशत वृद्धि, यानी कि जितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है औसतन कितना हो रहा है, ठीक है। औसत कैसे पता चलेगा, हमें सबको जोड़ेंगे और उतना ही नंबर से डिवाइड करेंगे, लेकिन किसका औसत निकालना है हमें, प्रतिशत वृद्धि का। तो पहले हमें प्रतिशत वृद्धि तो मालूम हो, तो हमें क्या पता करना है, प्रतिशत वृद्धि कार की, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, पहले नंबर ऑफ कार्स लिख सकते हो इन 2011, कारों की संख्या में ही वृद्धि हमें पता करना है। तो नंबर ऑफ कार 2011 में कितनी है, नंबर ऑफ कार कितनी, 30,000 है। 2012 में कितनी है, 50,000। 13 में कितनी है, 2013 में 60,000। 14 में कितनी है, 75,000। 2015 में कितनी है, 75,000। और 2016 में कितनी है, 90,000। यानी कुल कारों की संख्या हमें प्रत्येक वर्ष में मालूम है कि 11 में कितनी है, 12 में कितनी है, 13 में कितनी है, 14 में कितनी है, 15 में कितनी है, 16 में। अब हमें क्या पता करना है कि औसत प्रतिशत वृद्धि, यानी प्रतिशत वृद्धि जो हो रही है उसका औसत। प्रतिशत वृद्धि कहां होगी, वृद्धि यहां से यहां होगी, फिर इससे इसमें वृद्धि होगी, फिर इससे इसमें वृद्धि होगी, फिर इस वर्ष से इसमें वृद्धि होगी और इससे इसमें वृद्धि होगी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज। अब चूंकि स्पेस की दिक्कत हो सकती है, या फिर आप इंक्रीज अलग अलग निकाल सकते हो, हम थोड़ा सा शॉर्टर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन कार्स इन 2012 या फिर 11 to 12, 11 से 12 के बीच में की अवधि में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है कार में, 50,000 माइनस 30,000, गुना 100, गुना 100 बटा कितने से कितनी वृद्धि हुई है, 30,000 से बढ़कर के 50,000 हुई है। तो डिवाइड किससे करेंगे, 30,000 से करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 20,000 गुना 100 बटा 30,000। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 200 बटा 3 है, यानी कि 66.66%। कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, 66.66% की। 12-13 में कितनी हुई है, 2012-13 में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो क्या होगा, 50,000 माइनस, तो 60,000 माइनस 50,000, क्योंकि 50,000 से बढ़कर के 60,000 हो गया है, ठीक है। तो 60,000 माइनस 50,000 गुना 100, और कितने से बढ़ के कितनी होगी, 50,000 से बढ़ करके 60,000 होगी। तो डिवाइड किससे करेंगे, 50,000 से, बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे बढ़ करके होगा,
ठीक है, तो ये 10,000 होगा गुना 100 बटा 50,000 5 बार में, और ये कैंसिल हुआ तो 20 बार में, यानी 20%। कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 20% की। 2013-14 में कितना हुआ है? ठीक है, 60,000 से बढ़कर के 75,000 हो गया है, तो 75,000 माइनस 60,000 गुना 100, इतनी वृद्धि गुना 100, और बेटा कितना से बढ़ के कितना हुआ? 60,000 से बढ़ के 75,000 हुआ है, तो ये 60,000 से डिवाइड होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15,000 गुना 100, बट 60,000, ये 4 बार में 25 बार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 25% की, यानी 2013-14 में 25% की वृद्धि हुई है। और आगे भी हमें देखना होगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तभी तो औसत निकाल पाएंगे हम। तो क्या देखेंगे? 2014-15 में, ठीक है, 14-15 में कितनी है? तो 75,000 पहले भी था, और बढ़ करके भी कितना हुआ है? 75,000 गुना 100, और 75,000 से ही बढ़ के 75,000 रहा है ना, तो चूंकि जहां से बढ़ेगा वहीं से हम निकालेंगे, तो डिवाइड भी क्या करेंगे? 75,000 से ही करेंगे। तो ये चूंकि शून्य होगा, 0 गुना 100 बटा 75,000, तो शून्य से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य होगा, फिर डिवाइड भी करेंगे तो 0.10%। ठीक है, 2015 से 16 के बिटवीन में, 15 से 16 के बिटवीन में कितना होगा? 75,000 से बढ़ करके क्या हो गया? 90,000, तो 90,000 माइनस 75,000 गुना 100 बटा 75,000 से बढ़ करके 90,000 हुआ, तो 75,000 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 15,000 गुना 100 बटा 75,000, 5 बार में 20 बार में, यानी 20%। कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 20% की। तो हमें जो प्रतिशत वृद्धि है वो 11-12 में 66.66% है, 12-13 में 20% है, 13-14 में 25% है, 14-15 में 0% है, और 15-16 में 20% है। तो अब हमें क्या करना है? औसत निकालना है ना, तो हम क्या निकालेंगे? एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग, इस पूरी अवधि में एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ड्यूरिंग लिख लेते हैं हम लोग, ड्यूरिंग 2011 to 16, 2011 to 16, 11 से 16 के बीच औसत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो जो भी प्रतिशत वृद्धि है क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे, तो 66.66% प्लस दूसरा कितना था? 20%, तीसरा 25%, फिर 0%, 10%, और फिर 20%, फिर कितनी है? 20%। ठीक है, तो कितने संख्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, पांचों को ऐड किया, तो 5 से हमें क्या करना होगा? डिवाइड भी करना होगा। ठीक है, तो अब ऐड करते हैं इसमें पांचों को, कितना होगा? 131.66% बटा 5। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 26.33%। ठीक है, तो औसत प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ? 26.33% की वृद्धि हुई है 2011 से 16 के बिटवीन में। ठीक है, तो एक चीज आप देखो कि जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एवरेज पता करना है, परसेंटेज वृद्धि का एवरेज पता करना है, हमें औसत पता करना है, तो प्रतिशत वृद्धि पहले निकाल लिया हमने, फिर औसत निकाल लिया। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अगर हमने पहले जो कॉन्सेप्ट पे बात कर ली थी वो आपका क्लियर है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा फोकस करेंगे
टाइम हो सकता है पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने में लंबा लग जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट इतनी क्लियर होनी चाहिए कि जब भी अगली बार कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो हम पूरी तरीके से 100% उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी जो है हम लोग नेक्स्ट उससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सी क्या है, फाइंड द ईयर इन विच द रेशियो ऑफ मेल टू दैट ऑफ फीमेल वाज हाईएस्ट। हमें उस ईयर का पता करना है जिस साल पुरुष और महिला का जो औसत है वो सबसे अधिक है। ठीक है, उस वर्ष को ज्ञात कीजिए जिस वर्ष पुरुषों तथा महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक था। पुरुष और महिला का अनुपात सबसे अधिक किस वर्ष में था? तो हमें इसके लिए क्या पता करना होगा पहले कि डिफरेंट ईयर में महिला या पुरुष की जनसंख्या क्या थी, तभी तो उसका औसत रेशियो अनुपात हमें पता चल पाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, मेल पॉपुलेशन इन 2011। 2011 में मेल पॉपुलेशन कौन सा है, ये वाली है, और फीमेल ये है, तो 50,000। 2012 में मेल पॉपुलेशन कितना है, 70,000। 2013 में मेल पॉपुलेशन कितना है, 80,000 है। 2014 में 85,000 है। 2015 में 95,000 है। 2016 में 100,000 है, यानी 1,00,000 है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ईयर में क्या है, मेल पॉपुलेशन है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। ठीक है, ऐसे कि अगर हम ये सब लिखते हैं तो क्वेश्चन हमें लग रहा है कि लंबा हो रहा है, लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर मिलने के लिए आपको उतना लेंथ लेना पड़ेगा, आपको उतना शो करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो कि डायरेक्टली आप रेशियो अनुपात लिखा फिर आप कंपेयर कर लिए तो होगा ये कि आप आंसर सही आएंगे, लेकिन स्टेप चूंकि आपने पूरा नहीं किया है, इस बहुत छोटे में बनाया, तो हो सकता है कि मार्क्स कटे। ठीक है, तो अब फीमेल पॉपुलेशन देखेंगे हम। इन 2011 2011 में फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, 15,000 है। 2012 में कितनी है, 30,000 है। 2013 में कितनी है, 40,000। 2014 में 60,000। देखते चलिए, ग्राफ में क्लियरली है कि ये क्या है, 2014 में 60,000, 2015 में 70,000 और 2016 में 85,000। ठीक है, ये हमें क्या पता चल गया कि मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन अलग अलग वर्षों में कितना है। ठीक है, अगर ये हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका अनुपात भी पता कर सकते हैं, रेशियो भी पता कर सकते हैं कि 2011 में मेल और फीमेल का, यहां पे भी ध्यान दीजिएगा, मेल टू दैट ऑफ फीमेल, मेल टू दैट ऑफ फीमेल। तो 2 के पहले क्या है, मेल है, और 2 के बाद क्या है, फीमेल है। तो मेल पहले होगा, न्यूमरेटर में होगा, अंश में होगा, और फीमेल क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा। हिंदी में देखें तो ये क्या है, पुरुष तथा महिलाओं, पुरुषों तथा महिलाओं का अनुपात। ठीक है, तो पुरुष ऊपर होगा अंश में और हर में महिलाएं होगी। ठीक है, तो रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन 2011, 2011 में इसका अनुपात कितना है, तो 2011 में मेल कितना, 50,000 और फीमेल कितनी है, 15,000 है। तो 50,000 बटा 15,000। ठीक है, 10/3। अब 10:3 हम लिख सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था कि जब भी कंपेयर करने का बात हो कि कौन सा अधिक है कौन कम है, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि डिवाइड करके अनुपात 1 लिखेंगे। तो 10 को अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा, 3.1
3:3:1, 3.33:1, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंपैरिजन करना आसान होगा। जो अधिक होगा ये नंबर वो अधिक रेशियो है, जो कम नंबर होगा वो रेशियो कम है, ठीक है। तो हाईएस्ट पता करना, लोएस्ट पता करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। 2012 की अगर हम बात करें रेशियो, 2012 में कितना हो जाएगा, 2012 में 70,000 बटा 30,000, तो ये क्या हो जाएगा 7/3, 2.33:1। इसी तरह अगर हम 2013 में पता करेंगे, हम पूरा लिखेंगे, ये लाइन पूरी की पूरी इसके लिए भी लिखेंगे और इस सारे के लिए लिखेंगे, ठीक है। 2013 में क्या हो जाएगा 80,000 बटा 40,000, इक्वल टू 2:1, ठीक है। 2014 में अनुपात क्या होगा, 2014 में 85,000 है और ये 60,000 है। ये तो कैंसिल हो गया। सत्रह बटा 12 है, इससे अगर आप करोगे तो ये होगा 1.41:1। 2015 में अनुपात क्या होगा, 2015 में क्या है 95,000 है और ये 70,000 है, ठीक है। तो 95,000 बटा 70,000, फिर इसी तरह से आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 1.35:1 और एक बच गया 2016, तो हम लोग यहां निकाल लेते हैं। 2016 में कितना है 1,00,000 बटा 85,000 है, और ये निकालेंगे तो ये आएगा आपका 1.17:1, ठीक है। अब हमें क्या पता करना था कि इन सारे अनुपात में कौन सा अनुपात क्या है, हाईएस्ट है, सबसे अधिक है। देखो 3.33 है, ये 2.33 है, ये 1.41, 1.35 है, 2 है, ये 1.17 है। तो क्लियर यहाँ पे क्या है कि 3.33:1 वाला जो अनुपात है वो क्या है, सर्वाधिक है, सबसे अधिक है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस इन कौन से ईयर में सर्वाधिक है, 2011 में, 2011 द रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन टू दैट ऑफ फीमेल is highest, which is 3.33:1, ठीक है। 2011 में जो रेशियो है मेल पॉपुलेशन का फीमेल पॉपुलेशन के अनुपात में, वो क्या है, सबसे हाईएस्ट है, और वो कितना है 3.33:1 है। तो 2011 में महिलाओं की, पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, जो 3.33:1 है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया, सिर्फ और सिर्फ अपने जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख के रखा है उसके दम पे, ठीक है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो तो आपको सारे क्वेश्चन क्या दिख रहे हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही मतलब अच्छे, आप बहुत कम समय में बना सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। डी पार्ट क्या है इसका, डी पार्ट, इफ इन 2012 की बात कर रहा है, 60% ऑफ कार्स आर यूज्ड बाय मेल। जो पहला क्वेश्चन था पहला पार्ट में, वो ये कहता था कि फीमेल यूज 30% ऑफ टोटल कार, लेकिन इसमें क्या कह रहा है 60% ऑफ कार्स यूज्ड बाय मेल्स, यानी कि इस बार जो है पुरुष जो है वो 60 कुल जितने भी कार का इस्तेमाल हो रहा है उसका
60% कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी 2012 में कुल कारों का इस्तेमाल कितना है? 50,000 है। अब 50,000 का 60% जो भी होगा संख्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सॉरी, 50,000 के जो 60% होगा, उस जितने भी कार होंगे वो इस्तेमाल कौन कर रहा है? पुरुष कर रहे हैं। देन तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल हु यूज्ड कार इन ईयर 2012? तो जब पुरुष 60% कारों का इस्तेमाल कर रहे तो बची हुई कारों का इस्तेमाल कौन करेगा? महिलाएं करेगी। कुल महिलाएं 30,000 है और इस 30,000 में कुछ ही महिलाएं कार का इस्तेमाल कर रही है, तो कितना ऐसा कुल महिलाओं में से कितनी प्रतिशत ऐसी महिलाएं हैं जो कार का इस्तेमाल कर रही है? परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, कई जगह परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आएगा। फिर वही परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है कि राम और लक्ष्मण वाली, कि राम की आय सीता की आय का कितना प्रतिशत है? कुल कार का जो इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या है वो कुल महिलाओं की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? सिमिलर काइंड ऑफ जो पुरुष इस कार का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी संख्या कुल पुरुषों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? सेम वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो हम उस कॉन्सेप्ट से का इस्तेमाल करके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हिंदी में देखें क्या है। यदि 2012 में 60% कारें पुरुषों द्वारा उपयोग की गई तो 2012 में कार उपयोग करने वाले पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत क्या है? कि 2012 में अगर 60% जो कार का इस्तेमाल हो रहा है वो पुरुष कर रहे हैं, तो पुरुष और महिला जो कार इस्तेमाल कर रही है वो कुल जो पुरुष और महिला की जनसंख्या उसका कितना प्रतिशत है? चलिए, पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए यहाँ पे कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की जनसंख्या क्या है। ठीक है, तो 2012 की बात हो रही है, तो 2012 में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 70,000 है। फीमेल पॉपुलेशन कितनी है? 30,000 है। और नंबर ऑफ कार्स कितने? नंबर ऑफ कार्स इन 2012 में कुल कारों की संख्या कितनी है? कुल कारों की संख्या 50,000 है। अब बात ये हो रही है कि जितने भी कुल कार के संख्या का इस्तेमाल हो रहा है इसमें 60% कारों का इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? पुरुष कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कार या फिर नंबर ऑफ मेल कार्स ही आप लिखो। ठीक है, क्योंकि कार्स डायरेक्टली बात कर रहे हैं। कार्स यूज्ड बाय मेल। ठीक है, मेल कितने कारों का इस्तेमाल कर रहे हैं? वो 50,000 का 60%। 50,000 टोटल है, इसका 60%। 30,000 कारों का इस्तेमाल पुरुष कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कार यूज्ड बाय फीमेल, फीमेल कितनी कर रही है? जो बचा हुआ है वो सारा कौन इस्तेमाल करेगा? फीमेल करेगी। ठीक है, क्योंकि दो ही तरह का यहाँ पॉपुलेशन है, एक मेल और एक फीमेल है। तो 50,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 20,000। कितने बच गए? 20,000 कारों का इस्तेमाल महिलाएं कर रही है और 30,000 कारों का इस्तेमाल पुरुष कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि एक चीज जो मेंशन नहीं है, हमें अंडरस्टूड करना होगा कि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ कार दिया हुआ है, तो यहाँ जो मेल हैं वो इंडिविजुअल बात हो रही है कि एक पुरुष एक कार का इस्तेमाल कर रहा है। लाइक इस तरह का कॉन्सेप्ट का बेसिक बिहाइंड द मतलब क्वेश्चन के बिहाइंड में ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, हम ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस एक मैं बता दिया कि बस ये क्या है कि कुछ चीजें आपको समझ लेनी चाहिए कि हाँ चलो यही है। क्योंकि अगर आपको ये पता करना है कि कितने
जो कुल पुरुषों की संख्या है उसका कितना प्रतिशत जो पुरुष कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम क्या है कि ये नंबर ऑफ कार यूज हो रहा है, और यही क्या होगा कि मेल पॉपुलेशन होगा जो कार यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेल पॉपुलेशन यूजिंग कार, कार का इस्तेमाल करने वाले पुरुषों की संख्या कितनी है? 30,000। और फीमेल पॉपुलेशन यूजिंग कार इक्वल टू 20,000। 20,000 महिलाएं इस्तेमाल कर रही है और 30,000 पुरुष इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या पता करना था कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल हु यूज्ड कार। तो कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं जो कार का इस्तेमाल कर रही है, कितने प्रतिशत पुरुष हैं जो कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कितने प्रतिशत? कुल पुरुषों की संख्या 70,000 है और 30,000 क्या कर रहे हैं? कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो परसेंटेज मेल यूजिंग कार कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये x प्रतिशत है। दो तरीके से मैं बता रहा हूं, एक सिंपल कि जो परसेंटेज एज्यूम करने का जो तरीका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि कितने प्रतिशत यूज कर रहे हैं, x प्रतिशत। ये x प्रतिशत क्या है कि कुल पुरुषों का x प्रतिशत कार इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो कुल पुरुष कितना है? 75,000 और इसका x प्रतिशत क्या कर रहा है? कार का इस्तेमाल कर रहा है। और कितने पुरुष कार का इस्तेमाल कर रहे हैं? वो 30,000 है। वो क्या है? 30,000 है। कार का इस्तेमाल करने वाले पुरुषों की संख्या कुल पुरुषों की संख्या का x प्रतिशत है। हमने क्या माना कि x प्रतिशत मेल जो है, पुरुष जो है कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कार का इस्तेमाल करने वाले पुरुषों की संख्या कितनी है? 30,000 है। और वो क्या है? कुल जो भी पॉपुलेशन है, मेल पॉपुलेशन, उसका x प्रतिशत है। अब इसमें हमें क्या करना है? x को कैलकुलेट करना है। 30 गुना 100 40%। कितने प्रतिशत पुरुष हैं जो कार का इस्तेमाल कर रहे हैं? 40%। 40% कुल पुरुषों का 40% पुरुष कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि 40% पुरुष इस्तेमाल कर रहे हैं तो 60% महिला। नहीं, महिलाओं में भी क्या होगा कि कुल महिलाओं का कितना प्रतिशत, ये ध्यान देने वाली बात है कि 40% जो पुरुष कार का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुल पुरुषों का 40% है। वो कुल पुरुषों का 40%। ये 75,000 नहीं, सॉरी, हमारी ये गलती हो गई यहाँ पे, और वो ये है कि ये 70,000 है। ये कितना है? 70,000 है। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तब ये चेंज हो जाएगा। 0 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 307 और इक्वल टू हो जाएगा 42.85%। 42.85% कुल पुरुषों का 42.85% पुरुष जो है कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर हमें फीमेल पता करना हो तो हम फीमेल का भी ऐसे ही मान लेंगे। अब चूंकि एक ही क्वेश्चन में हम दो एक्स तो नहीं मान सकते, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे? y%। ठीक है, y% महिलाएं क्या कर रही है? कार का इस्तेमाल कर रही है। तो कुल महिलाएं कितनी है? 2012 में 30,000 है। और 30,000 का जो है y% जो है कार का इस्तेमाल कर रही है, और कितनी महिलाएं कार का इस्तेमाल कर रही है? 20,000। कितनी महिलाएं कार का इस्तेमाल कर रही है? 20,000 कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे। y इक्वल टू 20,000 गुना 100 बटा 30,000। ये हो जाएगा 200/3 इक्वल टू 66.66%। यानी 66.66% ऐसी महिलाएं हैं कुल महिलाओं में जो कार का इस्तेमाल करती है, और 42.85 ऐसे पुरुष हैं जो कुल पुरुषों में जो कार का इस्तेमाल करते हैं। तो दो अलग अलग जब भी हम निकालेंगे तो हम क्या करते हैं? हेंस करके एक साथ लिखते हैं। ठीक है, तो हेंस 42.85% ऑफ टोटल मेल्स या मेल पॉपुलेशन। ठीक है, एंड
66.66% of total female are using cars. तो क्या है कि 42.85% ऐसे पुरुष है कुल पुरुषों का जो कि कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, और 66.66% ऐसी महिलाएं हैं कुल महिलाओं में जो कार का इस्तेमाल कर रही है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से फिर से रिलेटेड था, वही आपको मैंने पहले बताया था, राम और लक्ष्मण वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से ये भी परसेंटेज का बार बार आने वाला और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है जिसको कि आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग पार्ट सॉल्व करने वाले हैं वो है ई। ठीक है, ई में क्या है, इन विच ईयर द रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन टू नंबर ऑफ कार्स इन द सिटी वाज लोएस्ट। तो किस वर्ष में जो है रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन टू नंबर ऑफ कार्स, इस बार मेल और फीमेल की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा है, ये मेल और कार का इस्तेमाल की बात कर रहा है कि किस वर्ष में पुरुष जनसंख्या तथा शहर में कारों की संख्या का अनुपात न्यूनतम था। किस साल जो है पुरुष की जनसंख्या और कार जो इस्तेमाल हो रही है इन दोनों का अनुपात सबसे कम है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पिछले क्वेश्चन जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो क्वेश्चन नंबर था आपका सी नंबर। ठीक है, तो सी में क्या था, मेल और टू द फीमेल पॉपुलेशन, वो जो अनुपात हमने पता किया था, जो कंपेयर किया था, सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कहेंगे, सिर्फ जो है फीमेल के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार है। ठीक है, और कौन से ईयर की बात कर रहा है ये हमें पता करना है, किस ईयर में सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो मेल पॉपुलेशन इन 2011 में मेल पॉपुलेशन कितना है, हम लोग पहले भी इसको लिख चुके हैं, अब फिर से इस क्वेश्चन के लिए लिखना है 50,000। 2012 में कितना है मेल पॉपुलेशन, 70,000। 2013 में कितना है, 80,000। 2014 में 85,000। 2015 में 95,000। 2016 में 1,00,000। ठीक है, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ कार्स इन 2011, 2011 में कितनी कार हैं, वो है 30,000। 2012 में कितनी कार हैं, 50,000। 2013 में 60,000। 2014 में 75,000। 2015 में 75,000। 2016 में 90,000। हमें पुरुषों की जनसंख्या पता है अलग अलग वर्षों में, और कारों के जो प्रयोग की जाने वाली कारों की संख्या भी पता है। हमें क्या करना है, अनुपात पता करना है। ठीक है, किसका, रेशियो ऑफ मेल टू मेल्स पॉपुलेशन टू नंबर ऑफ कार्स इन 2011। 2011 में इसका अनुपात क्या है, 2011 में अनुपात क्या है, मेल और फिर कार का इस्तेमाल, तो 50,000 बटे 30,000। फिर हमें क्या करना है, कंपेयर करना है चूंकि, तो हम क्या करेंगे, रेशियो को डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, तो 5 बटे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1.66 अनुपात 1। ठीक है, दो हजार बारह में कितना है, 70,000 और ये 50,000 है। और ये डिवाइड करेंगे 7/5 को, ये होगा 1.14 अनुपात
एक 2013 में कितना है, 2013 में 80,000 बटा 60,000, 1.33 अनुपात 1। 2014 में अनुपात है 85,000 बटा 75,000। और इसको हम फाइंड करेंगे तो ये होगा 1.13 अनुपात 1। 2015 में अनुपात कितना होगा, 2015 में 95,000 है और ये 75,000 है। इसका अनुपात पता करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 1.26 अनुपात 1। और 2016 में इसका अनुपात क्या होगा, 1,00,000 बटा 90,000। ये हो जाएगा अनुपात 1.11 अनुपात 1। ठीक है, अब इसमें क्या करता है, न्यूनतम हम मुझे देखना था, तो न्यूनतम देखिए कौन सा है, 1.13 1.11 अनुपात 1। ये सबसे छोटी नंबर क्या है, 1.11। सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 1.1, ये 1.66, 1.14 है, 1.33 है, 1.13 है, 1.26 है, और ये सबसे छोटा क्या है, 1.11%। तो ये सब 2016 में इसका अनुपात क्या है, सबसे कम है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस इन 2016 the ratio of male population to number of cars in lowest, सबसे कम है, और क्या है, विच इज 1.11 रेशियो इज टू 1, 1.11 अनुपात 1 है। ठीक है, 2016 में पुरुषों की जनसंख्या और कारों के इस्तेमाल के अनुपात सबसे न्यूनतम है, और वो क्या है, 1.11 अनुपात 1 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है एफ, हम लोग इसे देखते हैं, लास्ट पार्ट है बिल्कुल। ठीक है, सबसे इजी भी होना चाहिए। चलो कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं। एफ क्या है, विथ व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ कार्स इन सिटी वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2011 टू 16। 2011 से 16 तक शहरों में कारों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब सिंपल है कि 2011 में कितने कार थे, 2016 में कितने हो गए, और इसमें वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई। सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक यही है कि 2011 से 16 के बीच में जो कारों की संख्या है शहर में, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हमें वृद्धि पता करना है कि 2011 में जो कार की संख्या है, 2016 में कार की संख्या है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो क्या पता होना चाहिए पहले कि कितना कार 2016 में इस्तेमाल हो रहा है शहर में और कितना 2011 में है। तो नंबर ऑफ कार्स इन 2011, 2011 में कार कितने हैं, वह है 30,000। ठीक है, और 2016 में कितने हैं, 90,000। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्स, कितने वृद्धि हुई है, 90,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 60,000। 60,000 कारों की संख्या में वृद्धि हुई है 2011 से 16 में। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है हमें। फिर से ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया था। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, इंक्रीज
गुना 100। दिक्कत यहां तक नहीं है, दिक्कत क्या है, डिवाइड किससे करना है। तो 30,000 से बढ़ के 90,000 हुआ है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 30,000 से। 2 बार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 200% की वृद्धि दर्ज की गई है 2011 से 16 में कारों की संख्या में। तो इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 12 था बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन जो लाइन ग्राफ का 2063 बीपीएससी में, 2 क्वेश्चन थे 63 बीपीएससी में हम लोगों ने जो डील किया था, कि बताया था हम लोगों ने कि 2063 में 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15। तो एक क्वेश्चन 2063 बीपीएससी का जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, हम लोगों ने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, लाइन ग्राफ का पूरा इंट्रोडक्शन, क्या ग्राफ होता है, कैसा होता है। अब आगे से इन चीजों के बारे में हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये हम सिर्फ तब डिस्कस करेंगे जब बार ग्राफ का क्वेश्चन हो और जो प्रीवियस ईयर नहीं हम सॉल्व कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नए टाइप का ग्राफ सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे, जो कि अभी बहुत टाइम है आने में। जब भी आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में जो है हम लोग इस चीज को बहुत अधिक डिस्कस नहीं करने वाले कि लाइन ग्राफ क्या होता है। लाइन ग्राफ हम लोगों ने समझ लिया, सीख लिया क्या होता है। अब आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कि ये क्वेश्चन जो है उसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, कौन सा कॉन्सेप्ट हमें सीखना है और कौन सा हम लोग सीख चुके उसे रिवाइज करने हैं। क्रिस्प में हम लोग उसे रिवाइज भी करेंगे और कुछ नया कॉन्सेप्ट होगा तो उसे सीखेंगे भी। जैसे अभी प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं हम लोगों ने पढ़ा है, ऐसे अभी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी हम लोग आगे जब भी क्वेश्चन में आएंगे तो उसे डिटेल में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, एक ये होगा। दूसरा, क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि जब हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पहले समझ लिए थे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना ही आसान था, बहुत आसान था, बहुत जल्द सॉल्व भी हो गया। नहीं तो हम लोग क्वेश्चन के बीच में अगर डिस्कस करते रहते कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम होती तो दिक्कत हो सकती थी। उसके बाद कॉन्सेप्ट को अगर हम जब जान रहे थे तो हमें क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का जो तरीका है, हम ये क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी आसान हो गया समझना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जा सकता था अगर उस तरीके से देखें। तो आगे वाले क्वेश्चन में इन चीजों पे हम लोग बात करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाए नहीं किया जाए, क्या समस्या है क्वेश्चन में, और अगर इन चीजों को कैसे, अगर कुछ प्रॉब्लम है कुछ चीजें तो उसे कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे उससे आगे बढ़ा जाए हमें, और कैसे कौन सा क्वेश्चन को छोड़ दिया जाना चाहिए और कौन सा सेलेक्ट करके बनाना चाहिए, और क्वेश्चन को तो सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन जो कि मतलब प्रीवियस ईयर के साथ साथ बीच में ही कोशिश होगी हमारी कि हम इन्वॉल्व करें कुछ नए टाइप के क्वेश्चन जो कि इसी पैटर्न पे हो, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके इस तरह के कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही बात करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे आप ईमेल करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और हम अपनी वीडियो में क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आपका सजेशन जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी सजेशन भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है, और भी आपके जो देखने वाले और भी जो आपके साथ देने वाले एग्जाम है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो हम हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश भी करते रहते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा ढंग का सजेशन हो तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं, और बहुत ही थैंक्सफुल होऊंगा मैं अगर आप कुछ सजेशन मुझे अच्छा करते हैं, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स को भी बहुत फायदे होते हैं। और आप हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहना चाहते हैं, हमेशा ऐसे ही कुछ नए नए कंटेंट को, कुछ नई कॉन्सेप्ट को, कुछ ढंग के कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमसे हमेशा के लिए जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इससे हमारी रीच बढ़ती है, आपकी ग्रुप की टीम आपकी बढ़ेगी, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन इसका भी बचा हुआ है 63rd बीपीएससी का, वो लाइन ग्राफ का। बाकी बात 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है अभी तक। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।